हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। क्या मेरी आवाज आप तक अच्छे से क्लियरली आ रही है और क्या वीडियो जो है वो भी क्लियरली दिखाई दे पा रहा है? तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ झारखंड, झारखंड की जलवायु। लाइक अभी सीजन ही वैसे ही चल रहा है ना? एक तरफ आपका अपकमिंग जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, एक तरफ रेनी सीजन और एक तरफ जो है ढेर सारी वैकेंसीज के एग्जाम्स एक साथ। लाइक जेपीएससी के ही देख लीजिए या फिर जो है और किसी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर तो उसका। तो बात करेंगे आज इस वाली सेशन में और पूरे एक ही सेशन में सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी क्लास लंबी जाएगी लेकिन मज़ा आ जाएगा आप सभी। तो बात करें, चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की सेशन को एंड समझने की कोशिश करेंगे झारखंड के क्लाइमेट को। बट एक मिनट, वेट वेट। थोड़ा सा क्या है ना कि जो क्रोमा की है वो पीछे हिल-डुल रहा था, तो बीच-बीच में ना चीज़ें थोड़ी-सी सही नहीं हो रही थी। तो हमें लगा कि पहले उसको बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए एक-एक करके बात करते हैं। मेरा नाम है उदित कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जिज्ञासा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर जलवायु या फिर मौसम क्या होता है ना? तो 2 तरीके से हम जलवायु और मौसम को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी उसमें अंतर स्थापित करते हैं। सबसे पहला है कौन-सा? सबसे पहला है वो है टाइम पीरियड, यानी जो है जिसको हम लोग काल कह सकते हैं। और दूसरा है क्षेत्रफल या फिर यूँ कह लीजिए एरिया, है ना? एरिया। टाइम पीरियड के आधार पर देखेंगे तो मौसम बेसिकली है क्या? मौसम है शॉर्ट टर्म पीरियड वाला, ठीक है? अगर हम वेदर की बात करते हैं, तो वेदर है आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कहने मतलब एक छोटे अंतराल के लिए। जैसे 1 दिन हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, 1 महीना हो सकता है ना? ये बदलते जाता है। जैसे सुबह का मौसम कुछ और, शाम का मौसम कुछ और, ठीक है? तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट जो है वो जनरली क्या होता है आपका एक लॉन्ग टर्म में देखा जाता है और जनरली कितना आपका तो 35 इयर्स, 30 टू 35 इयर्स का समय एक तरह से लेते हैं और वो एक आप कह लीजिए कि एक लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न होता है, राइट? तो मौसम जल्दी-जल्दी बदलता है। वो आपने फ़िल्मों में भी गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, है ना? या फिर यार बदल ना जाना मौसम की तरह। मतलब जनरली क्या होता है कि मौसम जो है वो तुरंत-तुरंत चेंज होता है भई। सुबह का मौसम कुछ और, दोपहर का कुछ और, अभी शाम का कुछ और। है ना? सुबह ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, दोपहर तक लगा कि बारिश होगी लेकिन हुआ नहीं और अब जो है ना वो उमस वाली गर्मी जो है शुरू हो चुकी है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे तुरंत-तुरंत चीज़ें बदल रही हैं। बट क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं और जब इसमें टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, है ना, प्रिसिपिटेशन में अगर वो चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, देन हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है? जैसे लाइक ग्लोबल वार्मिंग के कारण से कह लीजिए या फिर जो है आपका पॉल्यूशन के कारण से कह लीजिए या फिर जो है और भी कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से क्लाइमेट में वो एक ग्रेजुअली चेंजेस जो होंगे वो उसको क्लाइमेट चेंज। बात समझ में आई?
एरिया के आधार पर देखेंगे तो ये एरिया में क्या होता है, वेदर में क्या होगा आपका, स्मॉल एरिया के लिए इसको कंसिडर किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं कि फिलहाल मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो कहाँ से, रांची से ले रहा हूँ। तो रांची का मौसम कुछ और होगा। कोई अगर मान लेते हैं दिल्ली में है तो दिल्ली का मौसम कुछ और होगा। कोई मान लेते हैं कि लेह में है तो लेह का मौसम कुछ और होगा। कोई अगर चेन्नई में है तो चेन्नई का मौसम कुछ और होगा। चलिए ये तो दूर दूर हमने ले लिया। रांची में ही अगर मैं बात करूं तो रांची में अगर कोई बूटी मोड़ तरफ है तो वहां का मौसम कुछ और हो सकता है, और हो सकता है कि इधर काठीटाण तरफ का मौसम कुछ और हो सकता है। बूटी मोड़ तरफ झमाझम बारिश हो सकती है, काठीटाण तरफ जो है वो कड़ाके की धूप निकले भी हो सकती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट वेदर। बट क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम जो है ये लार्ज एरिया के लिए कंसिडर करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे पूरे इंडिया के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, पूरे इंडिया के लिए एक ही क्लाइमेट होगा, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूरे, अगर हम इटली की ले लेते हैं, ठीक है, इटली की बात करेंगे तो इटली का क्लाइमेट कैसा होगा, मेडिटेरेनियन टाइप होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में कैसा होगा, नटाल टाइप होगा। ठीक है। नॉर्थ चिली की बात करेंगे तो कैसा होगा, ब्रिटिश टाइप होगा। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि एक बड़े से एरिया के लिए, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। बात समझ में आई। तो एक सामान्य तौर पर आपको लाइक ये सब इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो आप बता सकते हैं कि ठीक है, दो पैरामीटर के आधार पर हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो वेदर का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन वेयर क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर टिपिकली 30 to 35 years। नाउ अब अगर हम बात करते हैं प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट टाइप की, जो हमारे यहाँ पे खास करके इंडिया एंड झारखंड की बात करते हैं, तो सब ट्रॉपिकल विद सिग्निफिकेंट मॉनसून इन्फ्लुएंस, यानी महत्वपूर्ण मॉनसूनी प्रभाव के साथ उपोष्ण कटिबंधीय, यानी जिसको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। ठीक है। और कोपेन के अनुसार देखेंगे तो AWCWG आपको क्लाइमेट खास तौर पे झारखंड में देखने को मिलेगा, यानी दो तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसका क्या महत्व है, ठीक है, लाइक कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस तो होगा ही होगा। तो एक एक करके हम इसके महत्व के बारे में भी बात करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर लाइफलाइन। ठीक है। कृषि की जीवन रेखा है ये। 85% ऑफ रेनफॉल कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ड्राइविंग रेनफेड एग्रीकल्चर, यानी हमारे यहाँ पे जो 85%, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, 85% जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है, जो वर्षा आधारित कृषि को संचालित करता है। हालांकि आपने किताबों में पढ़ा होगा 80%, इवन मैंने भी कई बार आपको बताया कि 80%, बट ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी जो है आपका जो पृथ्वी मंत्रालय है भारत सरकार की, अर्थ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जो बारिश होती है उसका 85% कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें साउथ वेस्ट मानसून। अभी आगे बात करेंगे हम, जब रेनी सीजन पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट आपको ध्यान रखें। नाउ दी सेकंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो दैट इज इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो है पारिस्थितिक संतुलन। झारखंड सस्टेन्स 29.3, या फिर जो है आप 29.81% भी आप एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 29.81% फॉरेस्ट कवर एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी 29.8%, ठीक है, 29.8% वनावरण और समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो डायरेक्टली इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेज, क्रॉप साइकिल्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी जन संसाधनों, फसल चक्रों और सामाजिक आर्थिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करती है। कौन? ये जलवायु। तो काफी ज्यादा एक तरह से इसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ पे अगर जो है लोग जिस तरह के भी अटायर धारण करते हैं, मतलब जिस तरह के भी कपड़े पहनते हैं, उसका सीधा का सीधा प्रभाव मालूम है आपका किससे होता है? उसका सीधा प्रभाव होता है आपका क्लाइमेट से, यानी जो है आपका जलवायु से।
आपने देखा होगा कि कभी भी जो है, जो अरब वासी होते हैं, ठीक है, अरेबियंस होते हैं, उनको देखा होगा आपने वो ढीले-ढाले कपड़े पहनते हैं, है ना? क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा है। अगर आप साउथ वालों को देखिएगा तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या है आपका थोड़ा गर्म है, ढीले-ढाले कपड़े पहनेंगे तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी, है ना? जैसे धोती, है ना? आपने देखा होगा लुंगी। लेकिन वहीं अगर आप नॉर्थ वालों को ले लीजिए, तो नॉर्थ में भी खास करके अगर आप ये हिमालयन क्षेत्र में आप चले जाइए, यहाँ पे मोटे कपड़े पहनते हैं और थोड़ा चिपके-चिपके टाइप का पहनते हैं ताकि थोड़ी ठंड कम लगे, है ना? तो ये जितनी सारी चीज़ें होती है, सामाजिक और आर्थिक एक रूपरेखा जो तैयार होता है, वो किसके कारण से तैयार होता है? वो क्लाइमेट के कारण से तैयार होता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं और अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर वो कौन-कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करने का काम करते हैं? कहाँ की जलवायु को? झारखंड की जलवायु को ध्यान रख लीजिएगा और ये सब के लिए क्या है ना कि आप फ्लो चार्ट वगैरह ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिल। फर्स्ट वन इज़ लैटीट्यूड। झारखंड का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सपांशन देखेंगे साथियों तो कितना है आपका 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। हालांकि 21 और 25 जरूर आपको याद रख लेना है। यानी झारखंड कहाँ पे आता है आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है, जो कि उच्च सूर्य ताप एक तरह से प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज ट्रॉपिकल जोन, तो एक-एक करके हम आपको ना सारी चीज़ें जो है मैप के थ्रू एंड जो भी एक तरह से जहाँ पे आवश्यक चीज़ें होंगी उनके थ्रू जो है आपका ड्रॉ करके बताने की कोशिश करेंगे। नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रॉपिकल ज़ोन होता क्या है? ठीक है? तो सबसे पहले ले लेते हैं आपका क्या? सबसे पहले लेते हैं हमारे चाचा जी, सूरज, ठीक है? मान के चलिए या फिर थोड़ा लगना चाहिए। ऐसे इसमें नहीं बन पाता। तो मैं ऐसा करता हूँ सिंपल-सा एक ये ले लेते हैं आपका सन और यहाँ से निकलती है सन रेज़। यस और नो? से बनाते हैं, है ना? स्कूल में तो ऐसे ही बनाते थे। वेल जो भी हो और ये है हमारी पृथ्वी। कहेंगे कि इतना तो एकदम सटीक जैसा आपने बनाया नहीं, कोई बात नहीं जितना भी बन जाए चलेगा। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज़ नोन एज़ इक्वेटर यानी हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा कहिए चाहे भूमध्य रेखा कहिए बतिया इज द सेम। सनलाइट यहाँ पर क्या होती है सीधी पड़ती हैं, ठीक है? तो जहां तक सीधी पड़ती हैं, ठीक है, उसको हम जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो एरिया है जहां तक सीधी पड़ती हैं। अब ध्यान रख लीजिएगा जिन अक्षांशों तक उत्तरी गोलार्ध में जिन अक्षांशों तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस अक्षांश को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में जिस अक्षांश तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उसको कहा जाता है 23 एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। तो इसके नाम दिए गए हैं साथियों, ठीक है? इसको कहा जाता है आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा, कर्क रेखा कहा जाएगा, ठीक है? और इसको कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। हालाँकि मेरे पीछे नहीं दिखाई दे रहा होगा बट कोई बात नहीं, ठीक है? मैं कभी-कभी अपने आप को हाइड कर दूँगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक लाइन आती है दैट इज़ नोन एज़ 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त।
आर्कटिक वृत्त, माफ कीजिएगा, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, यानी जो है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और इसको कहते हैं आपका 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को, ठीक है, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। अब याद कैसे रहेगा? अंटार्कटिका नीचे है, तो आप ऐसे अंटार्कटिक वृत्त याद रखें, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसको कहते हैं आपका त्रिध्रुव, यानी नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। एंड इसको कहा जाता है आपका 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो सूर्य की किरणें जहां पर सीधी पड़ती हैं, वो कौन सा है? वो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला है। अब ये जो हिस्सा है साथियों, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, है ना? क्या बोलते हैं? उष्ण उष्ण कटिबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसी को टॉरिड और यू कैन से ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दोनों में आएगा तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको हटा के एक ले। वहीं अगर हम बात करते हैं, है ना, जहां पे सूर्य की किरणें अब थोड़ी तिरछी पड़ेंगी, कौन सा कलर दिखा दूं? ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि ब्लू जो है आपका ठंडे का प्रतीक होता है, तो चलिए इसको पर्पल कलर से दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? आपका तिरछी पड़ती हैं। और जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन कहा जाता है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड शीतोष्ण कटिबंध, यानी जो है आपका टेम्परेट टेम्परेट जोन के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आते हैं, ठीक है, वो हिस्सा जहां पे सूर्य की किरणें एकदम से तिरछी पड़ती हैं, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या सदर्न पोल। दिस इज कॉल्ड शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। शीत कटिबंध, इतनी ठंड होती है यहाँ पे कि लाइक ये पूरा का पूरा जो है जमा हुआ है, बर्फ से जमा हुआ है, ऐसा क्षेत्र है ये। बात समझ में आई? नाउ अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है साथियों कि ये तो हमने एक तरह से समझ लिया, ठीक है, ये हमने समझ लिया, लेकिन आप कहेंगे इसका हमारे ये से क्या लेना देना? ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे? याद क्या रखना है? याद रखना है ये 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड वाला हिस्सा। अब आते हैं हम लोग सीधे, ठीक है, अपने झारखंड पे। तो एक प्यारा सा क्या करना है, झारखंड का मैप बनाना है ना? एकदम से जो है ना, मतलब रॉ तरीके से हम चीज़ों को बना रहे हैं, ताकि आपको भी ये ना लगे कि हर एक चीज़ जो है स्लाइड में लिखा हुआ है और बस पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसे ही बोल देते हैं कि स्लाइड देख-देख के ये करवाने में क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने वालों को तो रोक नहीं सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये गुजरती है कहाँ से? झारखंड से।
झारखंड के ऑलमोस्ट जो है आपका समझिए बीचों-बीच वाले हिस्से से एक तरह से गुजरती है ना? ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है? ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है? अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है? इसका जो नदन पार्ट है, अब याद कीजिए थोड़ा-सा, है ना? इसका जो नदन पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। हम आपको फिर से उस मैप में लिए चलेंगे, ठीक है? उस डायग्राम में लिए चलेंगे जहाँ पे हमने अभी इसको ड्रॉ किया था। यानी इसको कहा जाता है क्या आपका? इसको बोलते हैं टेम्परेट ज़ोन, टेम्परेट ज़ोन कहते हैं। और कर्क रेखा के नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यानी इंग्लिश में इसी को टॉरिड या फिर इसी को ट्रॉपिकल ज़ोन कहते हैं। ट्रॉपिकल ज़ोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? अगर मैं बात करूँ, ठीक है? ये है आपका पृथ्वी का जलवायु कटिबंध। पृथ्वी का जलवायु कटिबंध। ठीक है? यानी क्लाइमेटिक ज़ोन ऑफ द अर्थ, राइट? ठीक है? झारखंड के बारे में जब हमने एक तरह से बात किया तो झारखंड है कुछ इस तरह से यहाँ पे, ये यहाँ पे है। इसका आधा हिस्सा ट्रॉपिकल एंड जो टॉरिड है वो, और आधा हिस्सा जो है कहाँ पे है आपका टेम्परेट ज़ोन में, राइट? ठीक है? ये बात क्लियर है सबका, है ना? आधा हिस्सा जो है आपका कहाँ पे टेम्परेट, और आधा हिस्सा कहाँ पे है? आधा हिस्सा है आपका ट्रॉपिकल ज़ोन। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे पूछा जाए कि झारखंड का जो विस्तार है, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड का जो एक्सपांशन है, क्लाइमेटिक एक्सपांशन अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। शीतोष्ण कटिबंध। यानी जो है आपका ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ज़ोन। ठीक है? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ज़ोन कहेंगे, ठीक है? कि झारखंड का विस्तार कितने जलवायु कटिबंधों में है? तो याद रखेंगे 2 ज़ोन्स एक तरह से आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 2 ज़ोन देखने मिलते हैं, दैट इज़ टेम्परेट एंड जो है आपका, मैं जहाँ पे भी हूँ, ठीक है? जिस लोकेशन पे मैं हूँ, ये लोकेशन कौन-सा आपका? ये है आपका ट्रॉपिकल ज़ोन वाला, है ना? रांची के जिस हिस्से में मैं हूँ, ये ट्रॉपिकल ज़ोन वाला है। लेकिन अगर कोई बंदा, बंदा या बंदी भी, है ना? ज़रूरी नहीं कि बंदा ही हो, या कोई कैंडिडेट ले लीजिए, ठीक है? कोई कैंडिडेट अगर कहाँ पे है? अगर वो है आपका जो है रामगढ़ में, तो वो कहाँ पे है? वो है आपका टेम्परेट ज़ोन। यानी जब मैं घर चला जाऊँगा तो मेरा जो लोकेशन होगा क्लाइमेटिक ज़ोन के एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टेम्परेट ज़ोन में हो जाएगा। इन केस कोई अगर जो है हजारीबाग में है, कोई चतरा में है, कोई गढ़वा में है, पलामू में है, कोडरमा में है, गिरिडीह में है, या फिर इधर संथाल परगना के जितने जिले हैं अगर वहां पे है, तो समझ लीजिए वो किस जोन में है? वो है आपका टेम्परेट। लेकिन कोई अगर रांची से नीचे है, लाइक मान लेते हैं कांके से नीचे अगर है, तो वो किस में आएगा आपका? वो आएगा टॉरिड या जो है ट्रॉपिकल। अब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं आपका इस वाले रीजन में। ठीक है? कहाँ पे पड़ती हैं? इस वाले रीजन में सीधी पड़ती हैं। तो सामान्य तौर पर अगर आप देखिएगा, तो ये जो है आपका झारखंड का एक हिस्सा
किसमें पड़ता है आपका उष्णकटिबंध में। और वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच स्थित है और यह उच्च सूर्यताप सुनिश्चित करता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर ज़्यादा पड़ती हैं। बात समझ में आई? किसी भी तरह का कोई दिक्कत एक तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। झारखंड अगर हम समुद्र से बात करते हैं तो लगभग जो है आपका कितना 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना? 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और किससे? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से निकटता नमी युक्त हवाओं को प्रवेश करने देती है। और अगर मानते हैं नमी युक्त हवाएं प्रवेश करेंगी तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति कैसी होगी, जो उमस वाली गर्मी होती है ना वो। और आज के समय में अगर आप देखिएगा तो वो आपको वो चीज फील होता है, खास करके गर्मी के दिनों में या बरसात जब एक तरह से आ जाता है तो। और इसलिए आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी किससे नजदीकियां होने के कारण से झारखंड में जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान है उसका प्रभाव आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, राइट। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? फॉरेस्ट कवर। ठीक है, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट रेगुलेट लोकल माइक्रो क्लाइमेट एंड ह्यूमिडिटी, यानी व्यापक वन स्थानीय सूक्ष्म जलवायु और आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे अपने आप को हाइड कर दे रहा हूँ सो दैट आपको चीजें क्लियरली दिखाई दे। जैसे क्या होता है, जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा, ध्यान रख लीजिएगा, जितना ज्यादा वन होगा, है ना, जितना ज्यादा वन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब आप कहेंगे सर ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? हमने जो है आपका, ठीक है, हमने जो है वाष्पीकरण सुना था, लेकिन जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसी को ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लिव्स, थ्रू, ठीक है, लिव्स, यानी पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के, कौन पत्ती? पेड़ के पत्ते, है ना, वो वो वाला पत्ती नहीं, ठीक है, पत्तियों के माध्यम से जल का ह्रास, पत्तियों के से माध्यम से जल का ह्रास होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। अब अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो इसके कारण से, ठीक है, वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कहेंगे वायुमंडल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे, एटमॉस केवल लिख दे रहे हैं और डॉट दे रहे हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होगा? आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी? आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और अगर डेफिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। क्या कहलाएगा? वह उसे आर्द्रता कहते हैं। अब ध्यान रख लीजिएगा, अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा अगर क्या होगी? अगर इसमें वृद्धि होगी, ठीक है, अगर इसमें इनहांसमेंट होगा तो उसके कारण से क्या होंगे? उसके कारण से बादलों का निर्माण होगा। क्या? बादल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे। और बादल बनेंगे तो क्या होगी? उसके कारण से वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा होगी। तो वर्षा के लिए जिम्मेदार है, पहला चीज आपका ये हमने आपको बताया कि अगर वन जितने ज्यादा होंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से जल का ह्रास होगा, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इससे जो है लाइक बादल बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर वर्षा होगी। दूसरा चीज क्या है? ठीक है, ये जो वन होंगे साथियों, यह तापमान को कम करके रखते हैं, तापमान को नियंत्रित करके रखते हैं। और तापमान नियंत्रण से जो है आपका दो तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो है लाइक ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो खतरे हैं वो थोड़े कम होंगे। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि तापमान जब जितना कम होगा उतना ही जल्दी बादलों का निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रक्रिया जो है, ठीक है, वह कम ताप पर ही होती है। चौथा फायदा ये है, ठीक है,
कि चौथा फ़ायदा ये है तीसरा कह लीजिए, चौथा तो बात ही नहीं किया हमने। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो कार्बन एटमॉस्फेयर में है उसका एब्ज़ॉर्प्शन होगा ज़्यादा, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, कार्बन पृथक्करण कहते हैं, वह जो है एक तरह से होगा कार्बन पृथक्करण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिसको एक तरह से कहा जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है उसका अवशोषण होगा, है ना? और वातावरण जो है एक तरह से स्वच्छ एक तरह से रहेगा, इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये सारे फायदे हैं। तो सूक्ष्म जलवायु और आर्द्रता को नियंत्रित करने का काम करते हैं कौन? ये करता है आपका फॉरेस्ट कवर। आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ये हो गया आपका तीसरे नंबर का पॉइंट। अब आ जाइए चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ। अब ये क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ? तो मेडिटेरेनियन साइक्लोन सिस्टम्स ब्रिंग लाइट विंटर रेनफॉल एंड कोल्ड वेव्स। ठीक है, यानी भूमध्य सागरीय चक्रवाती प्रणालियां सर्दियों में हल्की बारिश और शीत लहर लाती हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो नहीं बुझाया कि क्या है भूमध्य सागरीय ये प्रणालियां। तो कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। अब आपका जो है ये सारा का सारा डाउट हम आपका क्लियर करते हैं। ये होता क्या है इसको समझने के लिए हम लेके चलते हैं आपको एक खाली-खाली मैप में, ठीक है? खाली-खाली मैप में लेके चलते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश की, ठीक है? मान के चलिए ये जो है आपका मानना क्या है ही लगभग। मैं केवल आपका जो है अफ्रीका वाला पार्ट आपको बना के कहेंगे सर आप तो कलाकार आदमी, ठीक है? मास्टर या जो टीचर लोग होते हैं वो कलाकार ही होते हैं। बस उनकी कला को पहचानते नहीं है कि नहीं है? और कोई पहचान लिए तो भाई ठीक है, फिर गरियाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कला को बेचेंगे, तो फिर क्या होगा आपका गरियाना शुरू करेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा ले लेते हैं किसको श्रीलंका को तो मज़ा ही आ जाएगा और इस जगह पे ले लेते हैं किसको मेडागास्कर को तो भी मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं है? चलिए, तो ये वाला जो हिस्सा है और इधर-इधर छोड़ दीजिए, ठीक है? ये स्पेन वगैरह इधर जो है आपका छोड़ दीजिए, ठीक है? इधर आपका मोरक्को, इधर स्पेन, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है? यहाँ पे सुएज़ नहर, इस जगह पे आपका बाबा अलमंदेव, ठीक है? तो ये सब जो है आपको ध्यान नहीं रखना है अभी। फिलहाल के लिए वर्ल्ड फिजिकल में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। इंग्लिश में बोला जाता है इसी को मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? और ये वाला है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है? जितना हमें ज़रूरत है, उतना ही एक तरह से बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है? पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? तो इस वाले में हिस्से में क्या होता है, ठीक है? जब ठंडे के मौसम में ख़ास करके अगर आप देखिएगा तो दिसंबर-जनवरी के आस-पास में यहाँ पे क्या होता है कि एक चक्रवाती तूफ़ान उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चक्रवाती तूफ़ान। मतलब ऐसे नहीं होता है, ठीक है? वो बेसिकली तूफ़ान जैसा ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे समझिए कि ये चक्रवात उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? चक्रवात। और यहाँ पर चलती हैं कौन-सी आपका यहाँ पर चलती हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है? ये तरंगों के रूप में चलती हैं इसलिए इसको रोसबी वेव भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रोसबी वेव भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये क्या है साथियों? ये है जेट स्ट्रीम। क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। एक जो है आपका एक धारा की तरह चलती है इसलिए इसको नाम दे दिया गया कि आपका जेट स्ट्रीम। 1945 में जब अमेरिका के जो बम वर्षक थे वो जा रहे थे कहाँ पे आपका जापान में, ठीक है, परमाणु बम गिराने के लिए इनोला बी-29 का नाम आपने सुना होगा। तो उसी दरमियान इसकी खोज की गई थी। तो ये जो चक्रवाती तूफान जो कि कहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में डेवलप हुए, यही चक्रवाती तूफान जो है, ठीक है, इस जेट स्ट्रीम धारा के साथ उठकर चली आती है कहाँ पे आपका भारत में। और भारत में पहुंचने के बाद आपका क्या होगा यहाँ पर वर्षा करवाती हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे, ठीक है, जनवरी दिसंबर आसपास में यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, भारत में वर्षा होती है। और चूंकि इस समय जो वर्षा होती है, ठीक है, चूंकि ये एक प्रकार का विक्षोभ है, तो इसी को यहाँ के लिए क्या कहा जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, क्या कहा जाएगा? पश्चिमी
विक्षोभ कहा जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाएगा और ठीक है, इससे होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा एक तरह से कहा जाएगा। प्रिसिपिटेशन या फिर कह लीजिए रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर भाई ये जो है आपका, ठीक है, अगर आ जाए, तो फिर जो है हमारे यहाँ पे जो समर सीज़न होता है थोड़ा लेट से आता है और अगर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश-वारिश ना हो तो फिर तो दिक्कतें होती ही होती। ये कब होता है? ये होता है आपका शीत ऋतु के समय में, ठीक है? कब होगा आपका? तो ध्यान रख लीजिएगा शीत ऋतु में ये होता है और शीत ऋतु में किस तरह के फसल उगाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर रबी फसल उगाए जाते हैं। तो ये रबी फसलों के लिए क्या होता है आपका? लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है? क्या होगा आपका ये? ये जो है आपका उनके लिए बेनिफिशियल होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। कब? विंटर सीज़न में, बेनिफिशियल। ठीक है? कब होता है ये? ये होता है आपका विंटर सीज़न। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा जो है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से भी होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वही है भूमध्यसागरीय चक्रवाती प्रणालियाँ सर्दियों में हल्की बारिश और शीतलहर लाती है, जो कि आपका रबी फसलों के लिए लाभदायक माना जाता है। अब आते हैं सीधे जो है अगले पॉइंट पे। अगला 5वां पॉइंट जो कि प्रभावित करता है वो क्या है? मॉनसून सर्कुलेशन, मॉनसूनी परिसंचरण। डोमिनेटेड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून यानी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसका प्रभुत्व आपको ज्यादा मिलेगा। ये हम अभी आगे बात करेंगे जब रेनी सीजन पढ़ेंगे तब। और जो है छठे नंबर पे, हालांकि ये छठे नंबर पे नहीं आना चाहिए था लेकिन जो है कोई बात नहीं, हम क्लॉकवाइज जा रहे थे तो इस कारण से ये आ गया छठे नंबर पे। फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, ये आ जाइए। एल्टीट्यूड एंड रिलीफ यानी ऊंचाई और उच्चावच। छोटानागपुर प्लेटू जिसकी एवरेज हाइट 600 से 700 मीटर आप ले सकते हैं, इसे 760 मीटर बोलते हैं बट आप 600 से 700 ले सकते हैं। मॉडरेट्स टेम्परेचर एंड इनहांसेस ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन यानी छोटानागपुर पठार जो कि औसत 600 से 700 मीटर की ऊंचाई पर है, तापमान को नियंत्रित करता है और पर्वतीय वर्षा को बढ़ाता है। अब यहाँ पे ध्यान रख लेनी है, हमारे यहाँ पे जो वर्षा होती है साथियों, यानी झारखंड में जो वर्षा होती है, भारत में जो वर्षा होती है, वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। There are three type of precipitation. First one is convectional rainfall. Second one is orographic rainfall, and third one is साइक्लोनिक रेनफॉल। तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर देखेंगे कैसा होता है आपका पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, ध्यान रख लीजिए, है ना? तो ये अब आप कहेंगे एल्टीट्यूड कैसे, देखिए ऊंचाई जैसे जैसे एक तरह से क्या होगा बढ़ेगा, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है आपका तापमान कम होता है, ठीक है, तापमान टेम्परेचर क्या होगा आपका, ठीक है, कम होगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ह्रास दर कहते हैं। 165 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है, हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है साथियों, ठीक है। तो ये जो है दरअसल क्या कहलाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। झारखंड कितनी ऊंचाई पर है, लगभग 600 से 700 मीटर की ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी बात है तापमान यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और कम टेम्परेचर में कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन यानी जिसको संघनन कहते हैं, संघनन की प्रक्रिया तीव्र होती है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, बादलों का निर्माण होगा यानी, और उसके कारण से वर्षा होती है। और इसीलिए आप देखिएगा जितना ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा वहां पर वर्षा ज्यादा होगी और जो निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा कम होती है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने ही तो बताया था कि जो है सबसे ऊंचा पठारी जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है आपका नेतरहाट का पठार, है ना? अगर हम उदाहरण में अगर हम देखेंगे, तो उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो कौन सा आपका नेतरहाट, नेतरहाट जो है आपका सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, इसी क्षेत्र में। सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे सर चाईबासा का मैदान, ठीक है, ये भी कोई पूछने वाला बात है। तो यहाँ पे कम ऊंचाई, तो ध्यान रख लीजिएगा ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यस और नो, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कम है लेकिन चीजों को समझ गए तो एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करेंगे, तबाही मचा के आएंगे।
लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना है, 3 घंटा में सारे क्वेश्चन्स भी डील करने होते हैं। एक क्वेश्चन तो लिखना नहीं है कि तबाही मचाएँगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाउ ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बात कर लिया है और अब आते हैं जनरल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ झारखंड यानी झारखंड की सामान्य जलवायु विशेषताएँ। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रख लेनी है एनुअल रेनफॉल यानी जो आपका औसत जो वर्षा है, ठीक है, वार्षिक वर्षा कितना है 1100 से लेकर 1400 मिलीमीटर। इट मींस 110 से लेकर के, ठीक है, कितना 110 से लेकर के 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है साथियों। कितना 110 से लेकर के 140 सेंटीमीटर। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एक चिड़िया है जो काफी ज्यादा परेशान रहती है, तो उसको मैं थोड़ा सा भगा लेता हूँ। दोबारा ना पर आती है वो खेलते रहती है, जो है उसको लगता है कि शायद जो खिड़की का कांच है ना, उसको लगता है कि अंदर भी कोई एक चिड़िया है जो मेरे साथ खेल रही है। खैर जो भी हो, एनुअल रेनफॉल कितना होता है साथियों, वो होता है आपका 1100 मिलीमीटर से लेकर 1400 मिलीमीटर। ठीक है, वर्षा का स्रोत क्या है आपका 84% जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से, जो कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में होती है, ध्यान रखेंगे। अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो ये 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -3 जो है 0.3 डिग्री सेल्सियस तक जो एक तरह से रिकॉर्ड किया गया है और इसलिए आपको देखने को मिलेगा। तो समर में अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, अक्सर 40 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक आपको देखने मिलेगा और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी पलामू क्षेत्र में जाइएगा तो ये आपको 46 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। वहीं विंटर में मिनिमम की बात करते हैं तो ये जो आपका 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। सबसे कम दर्ज किया गया आपका कहाँ पे, बोकारो में, जहां पर -0.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है ना। वैसे तो आपका कांके वाला एरिया हो गया या फिर जो है आपका मैकलुस्कीगंज वगैरह हो गया, ठीक है, वहां पर तो आपका 0 तक भी चला जा चुका है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो अदर जो रेनफॉल है वो है आपका 7% पोस्ट मानसून यानी मानसून के पश्चात, 6% जो आपका प्री मानसून और जो है आपका 3% की बात करेंगे तो जो विंटर एक सीजन में बारिश होती है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है और खास करके जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है, उससे ज्यादा होता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हमारे यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान तो आपको देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है यही औसत तापमान, औसत वार्षिक तापमान, वार्षिक तापमान, तापमान, ठीक है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, तो ये याद रख लीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्म, मॉनसून और शीत, ये 3 तरह के आपको मौसम देखने मिलेंगे। यानी सीज़नैलिटी की यानी मौसमीपन की बात करते हैं तो 3 डिस्टिंक्ट सीज़न समर, मॉनसून, विंटर विद रैपिड ट्रांजिशन यानी 3 अलग-अलग मौसम ग्रीष्म, मॉनसून, शीत ऋतु तीव्र संक्रमण के साथ आपको देखने को मिलते हैं। अब जो है ये एक तरह से सामान्य जलवायु विशेषताएं हो गई जो कि आपको ध्यान रखना है और अब एक-एक करके बात करते हैं सीज़न्स के बारे में। लेकिन जस्ट 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट। ओके, सो अब आते हैं हम लोग सीजन में। देखो आप बेसिकली मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर सीजन क्यों बदलते हैं, यानी जो आपका ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है।
अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आखिर जो है ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है? वो ऋतु नहीं जो है ना अब आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देती या फिर जो है मैसेज सीन करके भी जो है, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है? वो ऋतु के बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस ऋतु के बदलने की? हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो है मौसम वाला ऋतु, है ना? चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पे साथियों, ठीक है? तो आपने जो है ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 2 तरह के संकल्पनाएँ आपने पढ़ा होगा। एक जो है आपका हेलियोसेंट्रिक कांसेप्ट और एक जो है आपका, ठीक है, अ, जियोसेंट्रिक कांसेप्ट, ठीक है? भाई गर्मी बहुत है और जो है इतनी उमस वाली गर्मी है ना कि जो है रहा नहीं गया फैन ऑन करने। चलिए, तो देखिए क्या है ना जियोसेंट्रिक कांसेप्ट दिया गया था क्लैडियस टॉलमी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है और उसके चारों तरफ जो सूर्य है और बाकी सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अराउंड 1543 में यानी 1543 ईस्वी में कोपरनिकस महोदय आते हैं और उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया दैट इज नोन एज हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। और हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट के आधार पर ही बताया गया कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के अलावा बाकी सारे जो ग्रह हैं वो। ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य। सूर्य जो कि एक तारा है। तो बीच में हम रखते हैं किसको? बीच में रखते हैं सूर्य को। ठीक है? किसको रखते हैं? सूर्य को। हालाँकि एकदम से राउंड शेप बन जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन बनता नहीं है, थोड़ा-सा बाको-ढेको तो हो ही जाता है। ये है सूर्य, ठीक है? और सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है? वो लगा रही है हमारी पृथ्वी, है ना? आप समझ लीजिए कि हम जो है ना तो जो है आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ना ही स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है? हम जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में भी नहीं है और स्टेट ऑफ मोशन में भी नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हैं, स्टेट ऑफ मोशन में भी हैं, ठीक है? चलिए, इस तरीके से अब जो है ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में यानी दीर्घवृत्ताकार पथ में ये चक्कर लगा रही साथियों, ठीक है? एक वृत्ताकार नहीं है, ये कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है यानी एलिप्टिकल पाथ है ये, ठीक है? अब पृथ्वी में जो है कितने तरह के आपको मेजर लाइंस देखने मिलते हैं? तो 3 तरह के मेजर लाइंस देखने मिलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या है? टिल्टेड है, मतलब जो आपका झुकी हुई है। तो चलिए ये झुका हुआ स्थिति बना देते हैं, ठीक है? हम उल्टा तरफ झुकाने वाले थे लेकिन जो है फिर ध्यान आया ना आया। उल्टा तरफ झुका देंगे तो हो जाएगा दिक्कत दोस्तों। अब आप कहेंगे ये 3 लाइन क्यों ड्रॉ किए सर? ठीक है? क्या हम लोग कुछ क्रिकेट वगैरह खेलने वाले हैं? तो नहीं दोस्त, हम क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं बल्कि जो है समझने वाले हैं कि मौसम में परिवर्तन कैसे आता है। बीच वाली लाइन इक्वेटर, नॉर्थ वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं, यस और नो? तो जब सूर्य की किरणें कहाँ पे इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं तो उस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। ये वाली जो स्थिति है ये कहलाता है आपका इक्विनॉक्स। ठीक है? दोनों ही गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में मौसम जो है एकदम से सामान्य सा रहेगा। रात और दिन 12-12 घंटे के होते हैं, है ना? दिन और रात क्या होगा? 12-12 घंटे के होंगे साथियों। और ये कौन-कौन सा समय होता है? ये होता है आपका 21 मार्च, ठीक है? 21 मार्च और होता है आपका कौन-सा? 23 सितंबर, ठीक है? अच्छा, सितंबर जो है हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। 23 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है ये स्थिति ध्यान रख लीजिएगा, है ना? चलिए, अब अगर हम बात करेंगे मार्च के समय जब ये होता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं आपका
बसंत विषु कहते हैं। क्या बोलते हैं? बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शरद विषु। विषु यानी इक्विनॉक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सूर्य की किरणें जो है यहाँ के बाद, ठीक है, अच्छा ये ध्यान रख लेनी है, यहाँ के बाद क्या होता है आपका, यहाँ के बाद जो है आपका लाइक शिफ्ट करना शुरू करती है। वेल इस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। ठीक है, ऑटम स्प्रिंग तो पढ़ा ही होगा आपने। अब सूर्य की किरणें कहाँ पे, अब सूर्य की किरणें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ना शुरू होती हैं साथियों। कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ना, सीधी पड़ना शुरू होती हैं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और वो समय था कौन सा आपका, अभी हमने जस्ट पार किया 21 जून। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसी को कहा जाता है आपका कर्क संक्रांति। अच्छा, जो एकदम मोस्ट कॉमन नाम है वो पहले आपको बता देते हैं। इसको कहते हैं आपका क्या, इसको कहते हैं समर सॉल्स्टिस, यानी हिंदी में कहा जाता है आपका ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। या इसी को क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण। उत्तरायण, या इसी को उत्तर अयनांत भी कहते हैं। उत्तर अयनांत कहा जाता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है, दैट इज समर सॉल्स्टिस। ठीक है, समर सॉल्स्टिस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो उत्तरी एक तरह से गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध, वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्रीष्म ऋतु होगा साथियों। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगा। ठीक है, यानी जो है ठंडे का मौसम रहेगा। तो जून के महीने में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो कंबल और स्वेटर जैकेट लेके जाइएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी भयानक ठंडा पड़ रहा होगा। ठीक है, जून के बाद जो है सूर्य की किरणें फिर से शिफ्ट होती है किधर, आपका साउथ की ओर। और साउथ की ओर शिफ्ट होंगी तो इस लाइन से अगर इधर जाएंगी तो फिर क्या होगा आपका, ठीक है, फिर से मिलेगा इक्वेटर। तो इसको बोलते हैं शरद विषुव कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होगा आपका, यहां पर होगा बसंत ऋतु। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिएगा। अब ये सूर्य की किरणें शिफ्ट होकर जो है इधर की ओर आएंगी, अभी यहाँ पे सीधी चमक रही है, अब शिफ्ट होकर यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले जो है यहाँ थी, ठीक है, यहाँ थी, यहाँ से उत्तर की ओर शिफ्ट हुई, यहाँ आई। ठीक है, फिर शिफ्ट होकर फिर यहाँ आई, फिर शिफ्ट होकर जो है अब यहाँ पे नीचे आएंगी। यानी सूर्य की किरणें कहाँ सीधी चमकेंगी अब ध्यान रख लीजिएगा, सूर्य की किरणें चमकेंगी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, यानी जो है आपका मकर रेखा में। यस और नो? ठीक है, मकर रेखा में। तो ये समय होता है कौन सा आपका, 22 दिसंबर का होता है। 22 दिसंबर। इसको क्या बोलते हैं, इस वाली स्थिति को कहा जाता है शीत अयनांत। या इसी को क्या बोलते हैं आपका, इसी को सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं। या दक्षिण अयनांत कहा जाता है। दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक ही यूज होता है, दैट इज विंटर सोल्स्टिस।
ठीक है? ये आपको ध्यान रख लेनी है। बात समझ में आई? अब आप कहेंगे तो अब सिचुएशन कैसा आएगा? तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दिसंबर के समय हमारे यहाँ पे क्या होता है? शीत ऋतु होता है ना? और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? कहेंगे सर दक्षिणी में तो उस समय तब गर्मी होगा। एग्ज़ैक्टली। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। तो दिसंबर में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो स्वेटर जैकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है ना? एयरपोर्ट पर छोड़ दीजिए, वहाँ से बैठिए सीधे जो है आप, ठीक है? जहाँ भाई कहीं भी उतरे, है ना? सिडनी में या फिर जो है आपका कहीं पर भी, तो फिर जो है आप वहाँ पे जाके आपको गर्मी ही लगना है। तो इस कारण से यानी जो है ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ठीक है, कहेंगे इतना सारा चीज़ तो बता दिए लेकिन क्यों बता रहे हैं वो तो बताइए? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है साथियों? तो ध्यान रख लीजिएगा, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा या पृथ्वी का इसको बोलते हैं पृथ्वी का परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, ठीक है? यानी रिवोल्यूशन मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है? यही मेन कारण है। तो 2 तरह के जो है मोशन होते हैं, एक रोटेशनल मोशन होता है जिसके कारण से दिन और रात की घटनाएँ होती है, लेकिन रिवोल्यूशन मोशन के कारण से क्या होगा आपका मौसम में परिवर्तन आता है ना? दिन और रात बड़ा-छोटा होता है, ठीक है? ध्रुवों पर जो है 6-6 महीना के दिन-रात होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो मेन जो आपका, ठीक है, ये बताने का जो मेन जो एक तरह से कारण था, वो था आपका क्या? कि आप ऋतु को समझ सकें। अब आप समझ गए ना? ऋतु क्यों बदलती है सो? उनको भी बता दीजिएगा। आइए अब यहाँ पे। तो अब आते हैं मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि झारखंड में ये समर सीज़न क्यों आता है? अब आप कहेंगे सर अभी ये बताया ना, समर सीज़न इसलिए आता है क्योंकि सूर्य का क्या होगा? इसका कारण क्या है? आप कहेंगे इसका कारण है सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण। यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे उत्तरायणांत भी कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे समर सॉल्स्टिस कहेंगे। यस और नो? समर सॉल्स्टिस, ठीक है? तो समर सॉल्स्टिस के कारण से ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। बोलेंगे आपने तो चीजों को आसान कर दिया। बस बस यही हमारा काम है। तो ध्यान रख लीजिएगा ये जो है आपका, ठीक है, अगर अवधि आपसे पूछा जाएगा तो अवधि में ध्यान रख लीजिएगा ड्यूरेशन में, ठीक है? ये शुरू होता है आपका मार्च से लेकर के, आप इसको मार्च से लेकर के मिड जून याद रख लीजिएगा। मार्च टू मिड जून यानी मध्य जून तक झारखंड के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, ठीक है? मार्च से लेकर के मध्य जून तक, ठीक है? ऐसे जून में जैसे होता है ना कि आपका मानसून आ जाता है तो फिर हम लोग मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक चलता है आपका मानसून सीजन। तापमान की बात करेंगे तो इस समय जो है आपका 30 से लेकर के 38 डिग्री, और ये सारे के सारे डेटा जो है ना आपको मैं बता दूं, ये सारे के सारे डेटा जो हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ आपने तो गलत बता दिया। तो ध्यान रख लीजिएगा एवरेज जो है 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है? फरवरी से ही आपका जो है बढ़ना धीरे-धीरे शुरू होगा, ठीक है? और मई का महीना जो होता है वो क्या होता है आपका हॉटेस्ट मंथ होता है, ठीक है? मई का महीना जो है, मई का महीना झारखंड में सबसे गर्म महीना होता है एंड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ झारखंड? झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन-सा है? तो वो है मई। अब एक्सट्रीम हीट की बात करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस अप टू 46 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप मेदिनीनगर की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, ठीक है, धनबाद की बात करें, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे आपको देखने मिलेगा। बट इस रिपोर्ट में पलामू, गढ़वा, गोड्डा, जमशेदपुर एंड धनबाद जैसे शहरों के नाम लिखे हुए हैं जहां पर ये एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने मिले। इस समय जो हवाएं चलती हैं, हॉट ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अक्रॉस द प्लेन्स,
ठीक है? कॉजिंग हीट स्ट्रेस यानी गर्म, शुष्क और तेज हवाएँ मैदानी इलाकों में बहती है, जिससे गर्मी का तनाव एक तरह से होता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। है ना? और इसीलिए जो है घर वाले बोलते हैं, "ए बेटा बाहर नहीं निकलियो नहीं तो लू मार देतो।" है ना? तो बेसिकली लू जो है हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा इसका प्रकोप तो होता नहीं है, लेकिन हीट वेव जो है आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा। है ना? हीट वेव जो होता है, गर्म हवाएँ वो हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं साथियों, यही बात आपको ध्यान रखनी है। वेदर कंडीशन कैसा होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा मौसम की स्थिति नॉर्वेस्टर और काल वैशाखी, ठीक है? इस समय जो है आपका, ठीक है, क्या होता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इस साइड एक तरह से बता देता हूँ। क्या होता है ना कि इस समय जो है लगातार तापमान क्या होगा, तापमान के बढ़ने के कारण से जो वायुमंडलीय दाब है, वह क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है और ध्यान रख लीजिएगा। इसके कारण से उत्पन्न होता है आपका एक ऐसी स्थिति जिसको कहा जाता है दाब प्रवणता। क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट और सामान्य भाषा में अगर हम कहेंगे तो इसको कहेंगे प्रेशर डिफरेंस। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण से क्या होती है आपका हवाएँ बहती हैं। हवाएँ बहती हैं, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? हवाओं के बहने का कारण क्या है? वो है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। अब कहेंगे सर किधर से किधर बहती हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर हवाएँ बहती हैं, हमेशा याद रखेंगे। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और झारखंड के क्षेत्र में कैसा आपका निम्न दाब बने हुए है, तो अब यहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं और उन तेज आंधियों को ध्यान रख लीजिएगा, किसको? तेज जो आंधियां एक तरह से चलती हैं साथियों, इसी तेज आंधियों को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं आपका नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। और आपसे पूछा जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो याद रखेंगे इसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर पठार में ही। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में ही इसका ओरिजिन होता है ना? छोटा नागपुर प्लेटू में इसका ओरिजिन होता है। हालाँकि इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। असम में इसी को बोर्डो चिल्ला या टी शॉवर के नाम से जाना जाता है, यानी चाय वर्षा बोलते हैं। आप दक्षिण भारतीय राज्यों में जाइएगा तो कर्नाटका में इसी को चेरी ब्लॉसम या फिर जो है कॉफी शॉवर के नाम से जाना जाता है। केरल में इसी को मैंगो शॉवर कहते हैं, यानी आम्र वर्षा कहा जाता है। चूंकि ठीक है, ये अप्रैल मई का जो महीना होता है, यहाँ पर तेज आंधियां चलती हैं और उस समय जो है ना, यानी अप्रैल मई का जो समय होता है, उस समय आप देखिएगा आम के फसल जो है लदे, मतलब आम के फल लदे होते हैं पेड़ों पर, है ना? तो उन फलों के लिए इन वर्षा को अच्छा माना जाता है और इसीलिए इसको मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। चूँकि बैसाख का महीना होता है, तो बंगाल में जो है काल बैशाखी के रूप में जानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो वही चीज़ आपको मैंने बताया कि ये जो वेदर कंडीशन कैसा होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी वाली स्थिति होती है। दैट इज़ द प्री मानसून कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म विद स्क्वेल्स और हेल्स क्रूशियल फॉर अर्ली पैडी एंड मैंगो कल्टीवेशन। यानी जो है आपका प्री मानसून संवहनीय आंधी तूफान और ओलावृष्टि होती है, ठीक है? अगेती धान और आम की खेती के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। है ना? आम की खेती के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस समय जो है आपका वर्षा होती है वो किसके कारण से होता है? वो होता है आपका, ठीक है, नॉर्वेस्टर के कारण से, ठीक है? नॉर्वेस्टर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? नॉर्वेस्टर का ओरिजिन होता है आपका छोटानागपुर के पठार में, है ना? छोटानागपुर के पठार में। बस इतनी सी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी वैसा कुछ अलग से रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है? अब जब एक तरह से गर्मी का मौसम आएगा, तब जाके जो है शुरू होता है आपका कौन-सा मानसून ऋतु या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आपका वर्षा ऋतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। रेनी सीज़न बोलते हैं। बहुत को पसंद होता है, बहुत को नहीं भी पसंद होता है ना? ये क्या होता है ना कि समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे अगर मान लेते हैं गर्मी का मौसम है, तो उस समय लगेगा नहीं, नहीं यार ठंडा का मौसम ही ठीक था। ठंडा का मौसम आ जाएगा तो लगेगा नहीं, नहीं बरसात का मौसम ठीक है। बरसात आ जाएगा लगेगा नहीं, नहीं गर्मी ही ठीक था। मतलब यू नो ठीक है, लोग जो है
तुरंत-तुरंत अपना विचार बदल देते हैं। इसलिए गाना भी बना है ना? छाने-छाने बदले तोहरा मिजाज रजऊ। ख़ैर, अब आते हैं यहाँ पे ये मानसून सीज़न एक तरह से किस तरीके से काम करता है, कैसे ये मानसून आता है, इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके लिए क्या है, एक मैप ले लेते हैं साथियों, ताकि चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए और आप भी इसको आसानी से समझ सकें। येस और नो? चलिए, अब आते हैं हम सीधे जो है एक ब्लैंक पेज पर और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है? देखिए, पहला कंडीशन ये है कि जो है आखिर हवाएँ इधर से उधर क्यों बहती हैं, पहले इसको समझिएगा, है ना? ताकि जो है मानसून का जो कोर मैकेनिज़्म है आप उसको समझ सकें। तो अभी कुछ देर पहले बताया था तो उसको हम एक छोटे से मैप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका अ, आर्कटिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है आपका अ, अंटार्कटिक सर्कल। ये है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये है 90 डिग्री साउथ सॉरी ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है? और ये 0 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? सूर्य की किरणें कहाँ पे? यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। यस और नो? इस वाले हिस्से को मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे 1 नंबर लिख दे। सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, इन्हीं तीनों लाइन्स के बीच में, है ना? अब ध्यान रख लीजिएगा जहाँ पर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है? वहाँ का प्रेशर उतना ही कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर उतना कम होगा। और अगर ये वाली सिचुएशन अगर आई टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, तो ज़ाहिर-सी बात है एक प्रेशर ग्रेडिएंट का निर्माण होगा। येस और नो? तो इसका अगला जो सिचुएशन है, इसके कारण से क्या बनेगा? प्रेशर ग्रेडिएंट यानी जो आपका हाई प्रेशर कहीं पे होगा, तो कहीं पे क्या होगा आपका लो प्रेशर होगा। कहीं पे हाई प्रेशर होगा, तो कहीं पे क्या होगा आपका लो प्रेशर होगा। येस और नो? अगर मान लेते हैं कहीं पे हाई प्रेशर है और कहीं पे क्या आपका लो प्रेशर है, तो इस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? इस वाली स्थिति को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडिएंट। यानी जो आपका दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडिएंट के नाम से जाना जाता है, यानी इसको बोलते हैं दाब प्रवणता बोलते हैं, ठीक है? और इस प्रेशर ग्रेडिएंट के कारण से, ठीक है, विंड का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, हवाओं का जो हवा या पवन उसको कह लीजिए, हवा ना कह के क्या बोलते हैं? पवन कह सकते हैं। पवन का संचरण या कह लीजिए कि प्रोपेगेशन, ठीक है, ये कैसा होगा? तो याद रख लीजिएगा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक तरह से मूव करना शुरू करती हैं, ठीक है? मूवमेंट ऑफ विंड एक तरह से कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ विंड कैसा होगा? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। पहला चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है? अब आते हैं दूसरे वाले सिचुएशन में जो कि आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। ह्यूमन आर अनसैटिस्फाइड एनिमल। वाह! हमने तो सुना था ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, अब जो है अनसैटिस्फाइड एनिमल भी आ गया है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, है ना? और ये है भाई अपना प्यारा भारत। दुनिया में जितने भी देश हैं, उसमें से अगर बोला जाए कि सबसे प्यारा जो है अगर किसी देश का मैप है, वो कौन-सा है? वो है हमारे भारत का। आप कहेंगे नहीं, आपका वाला मैप देख के तो लग नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी-कभी हो जाता है और कुछ लोग थोड़ा-सा नज़र लगा देते हैं ना भाई, उसको डैनाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैनाहा बोलते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, थोड़ा-सा छोटा बनाना पड़ेगा। क्योंकि सारी चीज़ों को दिखाना भी तो है।
चलिए, ये हमारा जो है प्यारा-सा भारत का मैप बन के रेडी है ना? कुछ इस तरीके से। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ये है साथियों कौन-सा आपका ये कहेंगे आप कौन-सा लाइन बना दिए? चलिए, ये लाइन हो गया हमारा कौन-सा 0 डिग्री, है ना? 0 डिग्री यानी इक्वेटर, विषुवत रेखा, अभी कुछ देर पहले बात किया था। सूर्य की किरणें जो है 21 मार्च का समय ले लेते हैं, कौन-सा? 21 मार्च का समय। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ रही होती हैं? ये पड़ रही होती है आपका इक्वेटर पर और इसको कहा जाता है आपका विषुव बोलते हैं, यानी बसंत विषुव कहा जाता है, राइट? और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन-सा आपका? ये है आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र। यानी जो है आपका एक जलीय भाग है ये, ठीक है? कौन-सा है ये? एक जलीय भाग है, वाटर बॉडी है ये। एक वाटर बॉडी है ये, इंडियन ओशन वाला पार्ट, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, ठीक है? यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा, क्या याद रखना है? तापमान जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? वाष्पीकरण का दर यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वेपोराइज़ेशन, वाष्पीकरण का दर, इंग्लिश में लिख लीजिएगा रेट ऑफ वेपोराइज़ेशन क्या होगा? वो बढ़ेगा। और रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, इट मीन्स क्या होगा? आर्द्रता की मात्रा एटमॉस्फेयर में क्या होगी? ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, बादलों का निर्माण या संघनन की प्रक्रिया उतनी ही जल्दी होगी। चलिए ये संघनन भी ले लेते हैं, यानी इंग्लिश में कंडेंसेशन उतना ही तेजी से होगा। संघनन जितनी तेजी से होगा, बादलों का निर्माण जो है आपका उतना ही तेजी से होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बादल जितना ज्यादा बनेंगे, वर्षा की मात्रा उतनी ही एक तरह से ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यानी जो है तापमान यहाँ पे सीधे सीधे क्या आपका ज्यादा है तापमान, यानी जो है आपका दाब क्या होगा आपका? ठीक है, पहली बात की दो चीजें होंगी, पहला जो है आपका क्या होगा? दाब जो है निम्न होगा, यानी प्रेशर क्या होगा आपका? निम्न होगा। और दूसरा चीज क्या है? वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। वाष्पीकरण की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो कैसा होगा? यहाँ जो पवन होगा, पवन जो है कैसा होगा साथियों? इसको कहा जाएगा आर्द्र पवन। कैसा कहा जाएगा? आर्द्र पवन, यानी जो है आपका, ठीक है, ह्यूमिड पवन क्यों लिख दे रहे हैं? ह्यूमिड एयर कहलाएगा ये, ह्यूमिड एयर कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, तापमान ज्यादा दाब कम, यानी जो है अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये जो है क्या बना आपका? यहाँ पे बना आपका लोअर प्रेशर। और इसके कंपैरिजन में अगर इस वाले भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका हायर प्रेशर होगा। यहाँ इस वाले एरिया में क्या होगा? लोअर प्रेशर, और इस वाले भाग में क्या होगा आपका? हायर प्रेशर होगा। ठीक है, हायर प्रेशर होगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, मार्च के महीने की। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें अब आगे की ओर बढ़ेंगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा आपका? स्थल भाग और जलीय भाग में एक समान तापमान मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर तापमान की मात्रा दोनों जगह पे बराबर रखा जाए तो जल्दी गर्म कौन होगा? स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि स्थल भाग के टेम्परेचर को ध्यान रख लीजिएगा, स्थल भाग के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उतना ही जो आपका जलीय भाग के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है? बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए? 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, 2.5 गुना एनर्जी लगेगा। ये क्यू एनर्जी, तो ये 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जल्दी गर्म कौन होगा? स्थल भाग गर्म होगा। तो सूर्य की किरणें अगर मानते जून के महीने में, मतलब अब जब मार्च अप्रैल मई, तो सूर्य की किरणें शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी आपका स्थल भाग की ओर, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा आपका? बढ़ना शुरू होगा। यानी अब क्या होगा? यहाँ का ताप क्या हो जाएगा? यहाँ का ताप ज्यादा, और जो है आपका प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? लो, यानी लोअर प्रेशर बनेगा यहाँ पे, और उसके कंपैरिजन में जो जलीय भाग है यहाँ पे बन जाएगा आपका हायर प्रेशर। ठीक है, हायर प्रेशर। अब ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, पहला कंडीशन जिसके कारण से ये प्रेशर डेवलप हुआ। दूसरा कंडीशन आपको याद होगा कि इस जगह पे चलती है कौन सा आपका? जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्या चलता है? यहीं पर चलती है जेट स्ट्रीम।
इसको जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे नहीं, या फिर ऐसे समझते हैं ना, हाँ। यहाँ पे चलती है कौन सी आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है? अब ध्यान रख लीजिएगा, इसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? वेलोसिटी हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका, लो होगा। तो एक जो है आपका टेम्परेचर के कारण से लोअर प्रेशर बना, और एक जो है आपका जेट स्ट्रीम के कारण से क्या हुआ आपका, निम्न वायुदाब का निर्माण हुआ। किसका? जेट स्ट्रीम के कारण से। एक और आपको बताता हूँ, इसी जगह पे क्या होता है, इसी जगह पर, ठीक है, ये वाला भाग एक तरह से ले लीजिए, यहीं पर जो है आपका ITCZ, यानी इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी जहां पर, ठीक है, जो विश्वतरेखीय जो पवनें होती हैं, या जिसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं, वो व्यापारिक पवनें जहां पर मिलती हैं, ठीक है, उसे ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर इसी को अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दरअसल जो है, अगर मान के चलिए, जब सूर्य की किरणें कहाँ पे विषुवत रेखा पे सीधी चमक रही, तो ITCZ का निर्माण कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, यानी 0 डिग्री पर होगा। लेकिन आप देखिएगा कि जून के महीने में जो है सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी चमकती हैं, तो आप कहेंगे सर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं कर्क रेखा में। तो कर्क रेखा में सीधी चमकती हैं तो जाहिर सी बात है ITCZ भी क्या होगा आपका, खिसक के, जैसे ITCZ यहाँ पे है अभी, है ना, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। लेकिन जब जून के महीने में यहाँ पे सीधी चमकेंगी तो ITCZ खिसक के कहाँ पे आएगा आपका, ITCZ खिसक के आ जाएगा आपका जो है कर्क रेखा के पास, ITCZ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपका लोअर प्रेशर वाला जो एरिया होता है साथियों, ठीक है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, इसे उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल लोअर प्रेशर बेल्ट के रूप में जानते हैं। तो इसके कारण से भी क्या होगा, यहाँ पे लोअर प्रेशर बनेगा, है ना, लोअर प्रेशर बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अब ये जो आर्द्र पवनें हैं, क्योंकि इस जगह पे एकदम से इस वाले भारत में लोअर प्रेशर बना, अब यहाँ की जो आर्द्र पवनें हैं, जो ह्यूमिड एयर है, वो क्या होगा आपका, ठीक है, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं आपका केरल का तटीय क्षेत्र, यानी पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। तो जून के फर्स्ट वीक में, यानी जो है आपका जून के प्रथम सप्ताह, या इंग्लिश में कहेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, ये जो पवने हैं जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम है, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन अब कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन कहा जाएगा, मानसूनी पवन के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, ये वही है जो आर्द्र पवने है ना, वही है आपका, ठीक है, ये टकराती हैं यहाँ पे, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है, क्या होता है आपका, जो केरलम है, ठीक है, केरलम यानी केरला, है ना, केरला में क्या होती है, ये हवाएं टकराती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट कहते हैं, या जो एक तरह से इसी को बोलते हैं आपका मानसून का आगमन, ठीक है, यानी केरला से ही क्या होता है आपका अराइवल होता है साथियों, ध्यान रख लीजिएगा, किसका, मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के रूप में। अब यही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में जाना जाता है। और वहीं अगर हम देखेंगे इधर जो है आपका, इस वाले ब्रांच को क्या कहा जाता है आपका, अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अरेबियन सी ब्रांच कहा जाता है, अरब सागर की शाखा बोलते हैं, अरब सागर की शाखा के रूप में जाना जाता है। हालांकि पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो है अरब सागर की शाखा से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन जब हम झारखंड के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यही जो है आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा झारखंड में प्रवेश करती है, कहां से, संथाल परगना होते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड है, तो झारखंड में प्रवेश की कहां पे, संथाल परगना, और यहां तक आते आते ये फर्स्ट वीक ऑफ जून, और ये हो जाता है यहाँ पे कौन सा, मिड जून हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे रे, मिड
जून। मध्य जून यहाँ तक आते-आते जो है एक तरह से मध्य जून में इन हवाओं का प्रवेश यहाँ पे होगा और ध्यान रख लीजिएगा झारखंड में मध्य जून में मानसून का अराइवल होता है। ठीक है? और ये कौन-सी तो बंगाल की खाड़ी शाखा और धीरे-धीरे जो आपका अरब सागर की शाखा भी पहुँचती है। ठीक है? इधर मध्य प्रदेश, गुजरात में महाराष्ट्र में बारिश करवाते हुए यहाँ पे और फिर आगे जो है इसका है ना इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं। फिलहाल के लिए जो है इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है? अब यहाँ पे मध्य जून में ये एंटर होंगी और जो है आपका कब तक ये अक्टूबर तक एक तरह से यहाँ पे घूम फिर करके वर्षा करवाती हैं और इस तरीके से देखेंगे जो साउथ वेस्ट मानसून से 84% वर्षा होती है और उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा किससे होती है तो सर्वाधिक वर्षा ठीक है सर्वाधिक वर्षा ठीक है इसी शाखा से होती है कहाँ पे हम बात कर रहे हैं झारखंड में ठीक है? झारखंड में जो आपका किस ब्रांच से? तो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से जो है आपका सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ड्यूरेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ड्यूरेशन में क्या याद रख लेना है आपको? आपको याद रखना है मध्य जून से लेकर के आपका अक्टूबर तक चला जाता है। लाइक नवंबर से फिर जो है आपका शीत ऋतु शुरू हो जाएगा। है ना? मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं ड्रिवन प्राइमरली बाय द साउथ वेस्ट मानसून यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा एक तरह से संचालित होता है यानी वर्षा अराइवल एंड विथड्रॉवल की बात करते हैं अराइव्स नॉर्मली बाय द सेकंड वीक ऑफ जून यानी मिड जून कह सकते हैं बिगिंस विथड्रॉवल बाय मिड अक्टूबर यानी मध्य अक्टूबर तक एक तरह से वापसी एक तरह से हो जाता है ठीक है और इसलिए कहते हैं कि मध्य जून से लेकर के अक्टूबर तक हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु होता है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें पीक रेनफॉल अकर्स इन जुलाई एंड अगस्त ठीक है अप्रॉक्स 15 रेनी डेज होता है हर एक इस महीने में तो जुलाई और अगस्त में चरम वर्षा होती है ठीक है लगभग 15 बारिश वाले दिन होते हैं अब वर्षा वाला दिन क्या होता है साथियों उस दिन को वर्षा वाला दिन कंसिडर किया जाता है जिस दिन कम से कम 0.25 मिलीमीटर क्या होनी चाहिए वर्षा होनी चाहिए ठीक है कितना होना चाहिए ठीक है इतना वर्षा अगर होगा तो उसको क्या कहा जाएगा उसको वर्षा वाला दिन कहा जाता है अदरवाइज उसको वर्षा वाला दिन कंसीडर नहीं करते हैं ध्यान रखिएगा खैर आते हैं यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है कैसा होता है ओरोग्राफिक होता है ठीक है ओरोग्राफिक इफेक्ट कॉजेज हायर रेनफॉल इन वेस्टर्न यानी नेतरहाट एंड सेंट्रल रांची प्लेटू यानी पर्वतीय प्रभाव के कारण से पश्चिमी यानी जो है नेतरहाट और मध्य पठारों में अधिक वर्षा होती है लगभग जो है आपका 1500 मिलीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर के आसपास ये वर्षा देखने को मिलेगा तो ये क्या करना है आपको ध्यान रख लेना है ठीक है अब अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वर्षा वाला स्थान हाईएस्ट रेनफॉल क्या मैं भी लिख रहा हूँ वर्षा वाला स्थान तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका नेतरहाट और न्यूनतम वर्षा अगर आपसे पूछा जाता है वाला स्थान तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका चाईबासा मैदान ठीक है और एक चीज ध्यान रख लेनी है मॉनसून की जो एंट्री होती है मॉनसूनी हवाओं का प्रवेश ठीक है इस वाले भाग से और इस वाले भाग से होता है सामान्यतः देखा गया है कि संथाल परगना क्षेत्र से ज्यादा एक तरह से देखने में मिलेगा ठीक है दूसरी चीज ध्यान रख लेनी है कि ये हवाएं जैसे जैसे जो है आपका ठीक है इधर जाती हैं यानी पूर्व से पश्चिम और इधर से इधर यानी दक्षिण से उत्तर उत्तर तो वर्षा क्या होता है आपका वर्षा की मात्रा में कमी आती है यही आपको ध्यान रख लेना है वर्षा की मात्रा में कमी आएगी और इसलिए देखिएगा सर्वाधिक सूखा वाला क्षेत्र जो है आपका यही है ठीक है सर्वाधिक सूखा क्षेत्र की बात करते हैं तो वो है आपका झारखंड का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ध्यान रख लेंगे ठीक है ध्यान रख लेंगे चलिए
आगे बात करते हैं और आगे एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? विंटर सीज़न, तो विंटर सीज़न के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है? पहली बात तो आपको ध्यान रख लेना है, इसका कारण क्या है आने का? आपको बताया सूर्य का दक्षिणायन होना। विंटर सोल्स्टिस या दक्षिणायनांत बोलते हैं। तो ये जो है आपका कब से कब तक? ये जनरली जो है आपका नवंबर से फरवरी तक याद रख सकते हैं, दिसंबर से फरवरी ऐसे, क्योंकि नवंबर में अब जो उतना ज़्यादा ये नहीं होता है, तो आप इसको दिसंबर से फरवरी याद रख सकते हैं या नवंबर से फरवरी याद रख सकते हैं। अभी क्या है ना कि रिसेंटली जो है आपका सवाल पूछा था, तो उसमें दिसंबर एक तरह से दे दिया था इन्होंने, तो उस कारण से जो है हमने भी यहाँ पे शामिल। टेम्परेचर की बात करते हैं तो अधिकतम आपको 25 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम एक तरह से देखेंगे तो इस लाइक न्यूनतम एवरेज की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस आपको देखने मिलेगा। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, जनवरी जो है आपका सबसे ठंडा महीना होता है। वेदर कंडीशन की बात करेंगे, मॉर्निंग फॉग इज ओकेजनल, यानी जो आपका सुबह का कोहरा एकदम कभी कभार एक तरह होता ही है। हवाएं मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम से एक तरह से बहती हैं इस समय, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एनोमैलीज, यानी जो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करेंगे, तो साइक्लोनिक सिस्टम फ्रॉम द मेडिटेरेनियन ब्रिंग लाइट रेनफॉल बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स, यानी भूमध्य सागर से चक्रवाती प्रणालियां हल्की वर्षा लाती हैं जो रबी फसलों के लिए क्या होता है आपका लाभदायक होता है, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर ली। लेकिन कुछ समय ऐसा होगा जब कोल्ड वेव्स का भी खतरा देखने मिलता है। दिस सिस्टम्स ट्रिगर कोल्ड वेव्स ड्रॉपिंग टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली 4 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस ऑन इंडिविजुअल डेज, यानी जो आपका शीत लहरें तापमान को काफी गिरा देती हैं और कुछ दिनों में 4 से लेकर के जो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे क्षेत्रों में। कई कुछ ऐसे, और ये एवरेज है, आप ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं सर तो ये तो जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। मैं मानता हूं, लेकिन ये एवरेज मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो यही चीज आपको ध्यान रख लेनी है। अब एक एक करके बात करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है रीजनल वेरिएशन, तापमान वितरण और क्षेत्रीय विविधताएं। द हीट कोर यानी उष्मा केंद्र के रूप में देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट एंड कोल बेल्ट यानी उत्तर पश्चिम और कोयला क्षेत्र जो आपका सबसे ज्यादा तापमान से प्रभावित होते हैं। पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, ये खास तौर पे आपको देखने मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, लोवेस्ट एलिवेशन, हाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी सबसे कम ऊंचाई, सबसे जो है आपका सबसे कम ऊंचाई, उच्च औद्योगिक गतिविधि, उच्चतम अधिकतम तापमान, कभी कभी ये 45 डिग्री सेल्सियस तक एक तरह से पहुंच जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है, ठीक है। द मॉडरेट प्लेटू रीजन, यानी जो है आपका द हीट कोर की बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट एंड कोल्ड बेल्ट की बात करेंगे। लेकिन मॉडरेट अगर प्लेटू की बात करते हैं जो कि मध्यवर्ती भाग है, तो इसमें से रांची और हजारीबाग, और इसलिए आप देखिएगा यहाँ पे भाई एकदम से इंटेंस एंड प्लीजेंट टाइप का क्लाइमेट आपको देखने मिलेगा। तो हायर एलिवेशन यानी 600 मीटर के आसपास आपको देखने मिलेगा, ठीक है। एक नियंत्रित प्रभाव प्रदान करती है, गर्म सर्दियां यानी सर्दियां जो उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका जो है क्या आपका वार्म समर्स कूल विंटर्स, ठीक है। तो गर्म जो है, गर्म सर्दियां नहीं होना चाहिए, गर्म जो है एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, अ, गर्मियां, ये जो है यहाँ पे क्यों को हटा दीजिए, है ना। गर्म गर्मियां, ठीक है, और ठंडी सर्दियां आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा, लाइक एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये होगा, बट ध्यान रखिएगा। कूल हाईलैंड्स जो कि वेस्टर्न प्लेटू है, ठंडी उच्च भूमि की बात करेंगे तो ये नेतरहाट वाला एरिया आपको देखने मिलेगा। हाईएस्ट एल्टीट्यूड, थिक फॉरेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट एवरेज टेम्परेचर यानी उच्चतम ऊंचाई, घने जंगल आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। और साल भर सबसे कम औसत तापमान आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। है डबल टाइम्स कैसे हो, को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना। चलिए।
अब झारखंड के विभिन्न स्थानों का औसत तापमान अगर देखें खास करके समर की तो मेदिनीनगर का आपको 44.5 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग का 33.1 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का 44.6 डिग्री सेल्सियस, रांची 41.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बोकारो न होना चाहिए था, रांची क्यों हो गया बोकारो। ठीक है, और रांची का 41.0 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर का जो है आपका 45 डिग्री सेल्सियस। तो लाइक अगर देखिए सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट प्लेस की जब हम बात करते हैं, हॉटेस्ट प्लेस की जब हम बात करेंगे तो नाम आएगा कौन सा? जमशेदपुर। जमशेदपुर आएगा, ये आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, वर्षा वितरण एवं क्षेत्रीय स्वरूप की बात करते हैं, हाई रेनफॉल जोन की बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, जो सबसे ज्यादा एक तरह से वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप इस वाले में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका येलो वाला पार्ट, ये जो है आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका थोड़ा लाइट ग्रीन वाला पार्ट, उसके बाद जो है थोड़ा डार्क ग्रीन, उसके बाद जो है पिंक कलर, और सबसे कम अगर आप देखिएगा तो ये वाले रीजन जो है आपका सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। हालांकि ये दिखेगा नहीं। तो नेतरहाट, पठार, गुमला के हिस्से और रांची जो है आपका ये हाई रेनफॉल जोन में आता है एक तरह से। ठीक है, तो नमी युक्त हवाओं को ऊपर उठाने वाले भूभाग द्वारा संचालित होता है, यानी पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पे। मीडियम रेनफॉल की बात करते हैं, मध्य और जो है आपका दक्षिणी जिले, खास करके जो है आपका सीबू वाला क्षेत्र है। लो रेनफॉल जोन की बात करते हैं, उत्तर और पूर्वी मैदान, खास करके पलामू, गोड्डा, साहेबगंज का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी, जिसको एक तरह से बोलते हैं वर्षा विचरण गुणांक, तो साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल वेरिएबिलिटी इन रिलेटिवली लो 5% टू 60%, बट एक्सट्रीमली इरेटिक इन प्री मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, लेकिन मानसून पूर्व में अधिक अनियमित, यानी जो अत्यधिक उत्तर पश्चिम में लगभग जो आपका 160% से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, वैसे उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब आते हैं सीधे ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड्स एंड लोकल वेदर। आर्द्रता की बात करते हैं, मॉनसून टाइम में आपको जो 80% से ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, जो सापेक्षिक आर्द्रता होता है। लेकिन अगर हम समर एंड विंटर की बात करते हैं, आमतौर पर शुष्क और जो है आपका गर्मियां सबसे शुष्क होती हैं। ठीक है, मतलब आर्द्रता की मात्रा आपको कम देखने मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें थंडर स्टॉर्म्स एंड स्क्वेल्स की, यानी आंधी और तूफान की, तो अकर ईयर राउंड बट पीक इन जून। ठीक है, स्क्वेल्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर फ्रिक्वेंट इन अप्रैल में। तो साल भर होते हैं लेकिन जून में चरम पर होता है। ठीक है, अप्रैल मई में ठीक है अंधड़ और धूल भरी एक तरह से आंधियां आम है, जिसको लाइक नॉर्वेस्टर कहते हैं। विंड की बात करेंगे तो विंटर एंड समर दोनों में देखेंगे, विंड्स मेनली ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी सर्दियां और गर्मियों में हवाएं मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम से बहती हैं। मानसून की बात करते हैं तो मानसूनी हवाएं बेसिकली उल्टी दिशा में, यानी दक्षिण पूर्व से एक तरह से आती हैं। ठीक है, आती हैं। साइक्लोनिक डिप्रेशंस की बात करते हैं, चक्रवाती अवसाद की बात करेंगे तो मानसून पश्चात बंगाल की खाड़ी के अवसाद अंतर्देशीय पार करते हैं, जिससे तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है, अक्सर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर से एक तरह से मुड़ते हैं। तो ये आपको झारखंड में लाइक आर्द्रता, वायुदाब, हवाएं और स्थानीय मौसम के प्रकृति को आप समझ सकते हैं। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ये है वो है आपका क्या है, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ झारखंड। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाके पढ़ना नहीं है, लेकिन जो है मे भी हो सकता है आ जाइए। तो भाई एक तरह से इसका क्या आधार है, ठीक है, जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का क्या आधार है, इसको समझिएगा। तो ध्यान रखेंगे, स्थलाकृतिक विविधता विश्व सूक्ष्म जलवायु बनाती है, जिसके लिए लक्षित कृषि और आपदा की योजना की आवश्यकता होती है, यानी टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी क्रिएट्स डिस्टिंक्ट माइक्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरिंग टारगेटेड एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर प्लानिंग। और इसके आधार पर देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका वर्षा की मात्रा, रेनफॉल क्वांटम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो है टेम्परेचर एक्सट्रीम, यानी तापमान की चरम सीमाएं, अधिकतम और न्यूनतम। टेरेन टोपोग्राफी, खास करके जो ऊंचाई को देखा जाता है। और चौथा जो आपका कौन सा, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, यानी मिट्टी की विशेषताएं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल क्वांटम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, टेरेन टोपोग्राफी एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, द मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनआईडीएम, यानी जो आपका नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके अनुसार से देखेंगे तो जो है आपका इसको सातवें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जोन 7 में रखा गया है। ठीक है, वही कोपन के अनुसार अगर आप हम बात करेंगे, और जो है आपका थॉनथ्वेट के अनुसार एक तरह से बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, हालांकि त्रिवार्ता को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे।
सबसे पहले आपका एनआईडीएम के अनुसार, हालाँकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर साइंस ऑफ झारखंड में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे नहीं, सिंपल-सिंपल चीज़ें बात करेंगे। तो पूरे झारखंड में अगर आप जाएँगे साथियों तो लाइक सबसे बड़ा जो एग्री क्लाइमेटिक ज़ोन है दैट इज़ ये वाला 44% आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है ये, 44%। ये जो है आपका 39% है और इसकी बात करते हैं तो ये 17% है। तो सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो ये है आपका, ठीक है, ये वाला सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, और सबसे छोटा की बात करेंगे तो वो है आपका कौन सा, साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। तो जो है ये जो सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो है ठीक है कितने तो याद रखेंगे, 6, 7, 13 और 14, ठीक है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिसमें से संथाल परगना प्लस नॉर्थ छोटानागपुर प्लस रांची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहीं अगर हम पश्चिमी पठार की बात करते हैं वेस्टर्न प्लेटू की, तो इसमें क्या आपका पलामू डिवीजन, ठीक है, प्लस साउथ छोटानागपुर माइनस रांची, ठीक है, माइनस रांची। तो रांची को अगर हटा देंगे तो पलामू में 3 और साउथ छोटानागपुर में 5 जिले हैं, तो एक हटा दीजिए 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 7 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, 7 जिला में इसका विस्तार है। और ये जो है दक्षिण पूर्वी पठार, ये केवल और केवल जो आपका कोल्हान में इसका विस्तार है, तो 3 जिले एक तरह से हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। क्लाइमेट कैसा आपका, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, वही उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। रेनफॉल की बात करते हैं वेरिएबल है, ठीक है, प्रोन टू ड्राई स्पेल्स यानी परिवर्तनशील है, शुष्क दौर की संभावना यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं फीचर्स की, तो लेटेराइट, रेड सॉइल, लो फर्टिलिटी, हाईएस्ट ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो वेस्टर्न प्लेटू वाला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल वाला रीजन है, पाट क्षेत्र। इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ठंडी गर्मियां होती है और भारी मानसून आपको देखने मिलेगा, है ना, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जाहिर सी बात है ठंडे मौसम होते हैं। साउथ ईस्टर्न प्लेटू की बात करते हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून आपको देखने मिलेगा, है ना, ह्यूमिड से लेकर सब ट्रॉपिकल टाइप। खास बात यह है यहाँ की बेटर मॉइस्चर रिटेंशन यानी बेहतर नमी प्रतिधारण होता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा आपको देखने मिलेगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय कोस्टल प्रॉक्सिमिटी यानी जो आपका तटीय निकटता से प्रभावित होता है, यानी बे ऑफ बंगाल से ये ज्यादा सटा हुआ है, तो इस कारण से आपको जो है बंगाल के बे ऑफ बंगाल का जो प्रभाव इस क्षेत्र में खास करके देखने मिलेगा। और इसीलिए इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, लाइक क्लाइमेटिक जोन में जब हम डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं आपका सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं उनको, मथुरा प्रसाद, ठीक है। अब आते हैं कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो कोपन के अनुसार अगर आप देखिएगा दो क्षेत्र एक तरह से आपको देखने मिलेंगे, एक है आपका कौन सा AW और दूसरा है कौन सा आपका CWA, है ना, CWA और कौन सा आपका AW। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो है आपका CWA है और ये वाला कौन सा आपका AW है। और ऐसा कहा जाता है कि बोकारो जो जिला है ना, यही है आपका ट्रांजिशन क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट को, बोकारो डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, CWA क्या है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून, जिसमें माइल्ड और ड्राई विंटर आपको मिलेगा, हॉट समर मिलेगा, ठीक है। और AW बेसिकली ट्रॉपिकल सवाना यानी हॉट सीजनली ड्राई विंटर आपको देखने मिलता है। ये दो तरह के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं साथियों झारखंड में, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। वही यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जैसे आपका, है ना, दक्षिणी भाग हो गया, या फिर जो है आपका जो है सीबूम संथाल प्रणाली हिस्से बोकारो, ठीक है, बोकारो आंशिक रूप से एक तरह से शामिल है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम CWA की बात करते हैं तो ये जो है आपका, ठीक है, जितने भी मध्य जिले हैं वो रांची पठार धनबाद वगैरह जो है, धनबाद नहीं आएगा इसमें CWA में, धनबाद का, धनबाद नहीं, हजारीबाग वर्ग एक तरह से ले सकते हैं, धनबाद नहीं, बात नहीं, ठीक है, मतलब रांची पठार वगैरह, पलामू आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, पलामू। हालांकि जो पलामू का जो क्षेत्र है उसको CSA के अंतर्गत रखा जाता है, बट अब उतना ज्यादा एक तरह से ये जरूरी नहीं है ना। मेनली ये दो चीजें आती हैं, ये दोनों को केवल आपको याद रखना है, CSA आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
अब इसके बाद थॉर्नथ्वेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पर देखिएगा तो यहाँ पे CAW जो है आपका क्लाइमेटिक जोन जो है वो आपको देखने मिलेगा। यानी झारखंड का अधिकांश भाग इसी व्यापक श्रेणी में आता है जिसमें वन विकास के लिए पर्याप्त तापीय दक्षता होती है, लेकिन एक अलग शुष्क सर्दी भी देखने मिलता है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा उच्च वाष्पोत्सर्जन के कारण अर्ध शुष्क विशेषताओं की ओर प्रवृत्त होता है ये। और साउथ एंड सेंट्रल प्लेटू की बात करते हैं तो आर्द्र से उपाद्र नमी प्रोफाइल बनाए रखता है। तो ये दो तरह से आपको देखने मिलेगा, एक आपका वर्षा प्रभावशीलता और दूसरा जो है आपका कौन सा तापीय दक्षता। ठीक है, तो इसी के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण का जो आधार है यही है और इसके आधार पर CAW टाइप का जो है क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है। एक लाइन में अगर आपको याद रखना हो तो थॉर्नथ्वेट के अनुसार जो है आपका कौन सा CAW जलवायु क्षेत्र यानी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र। त्रिवार्था के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क सर्दियां एवं जो है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। और अगर हम बात करते हैं कोपन के अनुसार तो कोपन के अनुसार जो है आपका CWG और जो है आपका या CWA भी लिखा हुआ आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है आपका CWA और ये ऑफिशियल डेटा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से ये कर रहा हूँ। तो ये जो है एक तरह से ध्यान रख सकते हैं, CWA इसको कर लीजिए सबसे बढ़िया। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार और जो है आपका कैसा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। ये दो टाइप के आपको जो है जलवायु क्षेत्र कोपन के अनुसार, त्रिवार्था के अनुसार भी दो टाइप का और थॉर्नथ्वेट के अनुसार जो आपका एक ही टाइप का जलवायु क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या करना है आपको ध्यान रख लेना है। अब झारखंड के जो कृषि जलवायु प्रदेश है तो कृषि जलवायु प्रदेश दरअसल क्या है ना कि आपका अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन यानी जो है आपका योजना आयोग के अनुसार। ठीक है, लाइक इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को टोटल है ना कितना 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। और उसमें से अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड आता है कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे, द साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ये ऑलरेडी हमने अभी बताया आपको। अब यही जो है क्लाइमेटिक जोन, जैसे भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र 7 यानी पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसको 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। अभी जैसे बताया आपको सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वेस्टर्न प्लेटू रीजन और जो है आपका कौन सा साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। तो जैसा कि आपको बताया सबसे बड़ा यही है। ठीक है, जो कि आपका 44% एरिया में फैला हुआ है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में। वेस्टर्न प्लेटू रीजन की बात करते हैं तो 39% और जो है अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका कितना, ये है आपका 17%। 17%। ये बस एक तरह से देख लेना है, बाकी इसमें कुछ अलग से है नहीं। ठीक है, अब अयोध्या प्रसाद के अनुसार अगर आप देखेंगे तो झारखंड में टोटल कितने, झारखंड में टोटल 7 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा, एक आपका कॉन्टिनेंटल टाइप यानी जिसको महाद्वीपीय प्रकार बोलते हैं। केवल मैप में हम दिखा देंगे, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। महाद्वीपीय प्रकार, उपमहाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार और शीत वर्षा प्रकार। ठीक है, वो कौन कौन सा एक एक करके आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखना। तो ये जो है आपका कौन सा है, महाद्वीपीय प्रकार। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिनेंटल टाइप। ये हो जाएगा आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार। उपमहाद्वीपीय प्रकार यानी सब कॉन्टिनेंटल टाइप। इसको कहेंगे डेल्टा प्रकार, डेल्टा टाइप। इसको कहेंगे सुखद एवं तीव्र प्रकार, इंटेंस एंड प्लेजेंट टाइप। सुखद एवं तीव्र एवं सुखद प्रकार ऐसे कहेंगे।
तीव्र एवं सुखद प्रकार। ये सागर प्रभावित प्रकार। ये जो है आपका आर्द्र वर्षा प्रकार। और ये शीत वर्षा प्रकार। ठीक है? बस यही 7 टाइप के हैं। तो सर्वाधिक गर्म, ठीक है, जो जलवायु वाला ये है, सर्वाधिक गर्म जलवायु प्रदेश, हॉटेस्ट क्लाइमेटिक रीजन। अरे! न्यूनतम वर्षा, लीस्ट रेनफॉल वाला जलवायु प्रदेश है ये, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे ज़रूरी है वो वही ध्यान रख लीजिएगा, है ना? ये जो है आपका मानव अधिवास के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, कौन-सा? तीव्र एवं सुखद प्रकार, नाम ही है वैसे तो उसमें कुछ याद नहीं रखना है। सागर प्रवाहित प्रकार ये बेसिकली अ, बे ऑफ बंगाल का प्रभाव आपको इसी में देखने मिलेगा। आर्द्र वर्षा प्रकार में ध्यान रख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा एवं अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। यानी बोथ ब्रांचेस ऑफ जो है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है? बोथ ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। और ये शीत वर्षा प्रकार क्या है? तो न्यूनतम तापमान वाला, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब में वही चीज़ है दोस्तों, मुख्य कृषि जो है आपका क्या है, धान है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है, सर्दियाँ ठंडी होती है ना? यही सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी विस्तार में अगर हम देखेंगे तो कौन कहाँ-कहाँ पे विस्तार है, मतलब इसमें क्या-क्या बताइएगा आपको अलग से लिखना हो तो विस्तार, विस्तार आपको पता है कि कहाँ पे होगा, डेल्टा प्रकार कहेंगे संथाल परगना, है ना? उपमहाद्वीपीय प्रकार कहेंगे तो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र, कौन-कौन क्षेत्र आएँगे तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना? विस्तार आपको बताना है। इसके बाद जो है आपका इसका क्या कर देना है, आपका विशेषता बता देना है। ठीक है? कि क्या-क्या है सो। विशेषता में कुछ भी अलग नहीं है, सब में जो ऑलमोस्ट एक जैसा है, ठीक है? तो इसको अलग से लाइक एक तरह जो भी किताब आपके पास होगा उसमें आपको मिल जाएगा, उसको केवल एक बार पढ़ लेना है, बाकी इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। है ना? डिस्ट्रिक्ट वाइज़ क्लाइमेटिक वेरिएशंस की बात करें तो पलामू, गढ़वा की बात करेंगे तो सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र है ये, जो भीषण ग्रीष्मकालीन लू आपको मिलेगा, जो कि आपको ऑलरेडी बताया। रांची की बात करते हैं, अधिक ऊंचाई के कारण से साल भर सुखद जलवायु एक तरह से मिलता है, जो कि आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है? बोकारो धनबाद का जो क्षेत्र है ये, ठीक है? इसकी बात करेंगे तो ये जो आपका क्या है, औद्योगिक सूक्ष्म जलवायु आपको मिलेगा, सबसे कम सर्दियों का तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया, कहाँ पे? बोकारो में। लातेहार की बात करेंगे तो ये छोटानागपुर की रानी सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम तापमान प्राप्त करता है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है इस क्षेत्र के लिए याद रख लेना। समझ गए? जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारा चीज आपको जो है आपके स्क्रीन। जलवायु और कृषि, ठीक है? तो भाई क्या संबंध है जलवायु और कृषि का? तो ध्यान रख लीजिएगा, वर्षा आधारित निर्भरता। हमारे यहाँ पे जो खेती-बाड़ी होती है, वह जो है आपका मॉनसून पर डिपेंडेंट होता है और इसीलिए जो है देखिएगा, हमारे यहाँ पे जो कृषि कार्य है उसको क्या बोलते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है, राइट? दूसरा आपका क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो वर्तमान समय में लगभग 126 कहीं पे मिलेगा, 114 भी मिलेगा, ठीक है? जो डेटा कहता है वो 114 है, जो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। तो वर्तमान में 114% से कम है, ठीक है? पर कम मानसून के बाद के शुष्क दौर से अत्यधिक एक तरह से प्रतिबंधित होता है ये। करंटली लो एट 114%, heavily restricted by the post monsoon dry spells। ठीक है? तीसरा अबायोटिक स्ट्रेस। तो अनियमित वर्षा पैटर्न, मानसून की देरी से शुरुआत और जल्दी वापसी के कारण अक्सर फसल खराब होती है और खाद्यान्न उत्पादन कम होता है, ये भी एक समस्या है।
और अगर चौथा अगर हम बात करेंगे तो वह है आपका वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता, ठीक है? तो सैंडी और लेटेराइट सॉइल्स विद लो वाटर रिटेंशन, ठीक है? एक्सासर्बेट एग्रीकल्चरल ड्रॉट यानी कम जल प्रतिधारण वाली रेतीली और लेटेराइट मिट्टी कृषि सूखे को क्या करती है आपका बढ़ाने का काम करती है, ठीक है? इतना कंटेंट में तो 20 अरे सर सब लिखना नहीं है ना सर, ठीक है? बेसिकली जितना क्वेश्चंस का डिमांड होगा उतना आपको करना है। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेस वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वही आपको बताया कि 29 पॉइंट, चूंकि जो है आपका पहले का डेटा वो यूज किया होगा है ना, मतलब कौन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो इसलिए तो 29.8%, 81% याद रखते थे। फॉरेस्ट कवर प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, साल, टीक, बैम्बू, ये सब आपको देखने मिलेगा, है ना। इकोलॉजिकल थ्रेट्स की बात करते हैं। डिसअपियरिंग वेटलैंड्स, ponds एंड लेक्स लाइक कांके डैम, रुक्का डैम आर रिसीडिंग ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर एंड इरेटिक रेन, यानी लुप्त होती आर्द्र भूमियां बढ़ते तापमान के कारण से, ठीक है, तालाब और झीलें क्या हो रही हैं आपका कम हो रही हैं। एंड अगर हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की, तो बारहमासी नदियों का अभाव है सोन को छोड़ करके। प्रिसिपिटेशन इज द सोल सोर्स ऑफ फॉर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, यानी वर्षा ही सतही और भूजल जो है पुनर्भरण का एकमात्र स्रोत है। कहाँ पे, झारखंड में। मेनली जो है आपका भाई एक ये समस्याएं तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जलवायु संबंधी आपदाएं, तो इसके कारण से आप देखेंगे तो ड्रॉट का खतरा आपको मिलेगा, हीट वेव एंड लू देखने मिलेगा, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, और इसके अलावा जो आपका फ्लैश फ्लड। तो ये जलवायु से ही पूरी तरह जुड़ा हुआ है, इसको एक बार देख लेना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। सूखा की बात करते हैं, मानसून में देरी और जल्दी रुकने के कारण से, ठीक है, अत्यधिक आवर्ती आपदा देखने मिलेगा। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका पूरी तरह से क्या होती है आपका प्रभावित होती है, ठीक है। वहीं लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं, एक गंभीर स्थानीय आपदा है। लाइक झारखंड में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं किसी नेचुरल डिजास्टर से, तो वो है आपका लाइटनिंग, ठीक है, जो मानसून पूर्व और मानसून संक्रमण के दौरान जीवन का महत्वपूर्ण नुकसान एक तरह से पहुंचाती है, मतलब जीवन को नुकसान पहुंचाती है। हीट वेव्स एंड लू की बात करते हैं, अप्रैल मई के दौरान उत्तर पश्चिमी जिलों खास करके पलामू गढ़वा के क्षेत्र में अत्यधिक खतरा होता है। और फ्लैश फ्लड की बात करते हैं, तो जब एक तरह से भारी बारिश के कारण से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पूरी तरह से क्या होता है आपका पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन और झारखंड पर इसका क्या प्रभाव है, तो सबसे पहला है आपका देखिएगा, तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता और कम अनुकूल क्षमता के कारण झारखंड अत्यधिक संवेदनशील है। और खास करके देखिएगा तो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट जो है मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। चेंजिंग वेदर पैटर्न यानी जो है बदलते मौसम प्रणाली के कारण से आप देखिएगा, कंसिस्टेंट राइज इन एवरेज एनुअल टेम्परेचर, यानी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। आप देखिएगा 2024 जो है ना, पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, इतनी गर्मी थी 2024, है ना, सबसे गर्म माना गया। अभी 2026 देखिएगा तो कहा गया कि जो है आपका जो सुपर एलिनो के कारण से, ठीक है, एक तो ये भी प्रभावित हुआ और उतनी गर्मी पड़ी। इस बार भी गर्मी भयानक पड़ रहा था, एकदम उबल रहा था, समझिए ऐसा सी। नदी मार्गों में बदलाव और भूजल क्षरण एक तरह से लगातार हो रहे हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर्स यानी जटिल कारक क्या हैं, एक्सटेंसिव माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ, एक्सरबेट लोकल क्लाइमेट वार्मिंग एंड डिफोरेस्टेशन, यानी व्यापक खनन, औद्योगिकरण और शहरी विकास स्थानीय जलवायु, ठीक है, और वनों की कटाई को क्या करते हैं आपका बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेनी है। तो सरकार ने स्टेट एक्शन प्लान के तहत जो है आपका इसके शमन के लिए काम कर रही है, मतलब इसको कंट्रोल करने का काम करे, खास करके जीएचजी एमिशन वगैरह हो गया, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो सरकारी पहल और जलवायु अनुकूलन समन के उपाय क्या क्या है, तो पहला जो है आप ध्यान रख लीजिए, सरकार का पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग। सो एग्जीक्यूटिंग द झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो SAPCC है, ठीक है, उसका निष्पादन किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, तो कृषि और वन निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग जो है एक तरह से उसको अप्लाई किया जा रहा है। वाटर एफिशिएंसी, प्रमोटिंग वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चरल एडेप्टेशन, अब देखिएगा जो फसल विविधीकरण को लागू किया जा रहा है और जलवायु लचीली फसलों जैसे दाल बाजरा, है ना, मिलेट मिशन उसी का एक परिणाम है, उसको लागू किया जा रहा है। एंड सॉइल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, तो जैविक रूप से मिट्टी को के स्वास्थ्य में सुधार और बंजर भूमि पर सुधार करने के काम किए जा रहे हैं झारखंड क्षेत्र में। ये हमने एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे जस्ट हमने उसके केवल कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड
ये जो टॉपिक है, ये होता है आपका यहीं पे समाप्त, ठीक है? बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप पूछ सकते हैं और नहीं तो फिर जो है, इस वाली टॉपिक को रखेंगे यहीं तक और आपका एक प्यारा-सा टॉपिक होता है, यहीं पे द एंड। तो बेसिकली हमने उन सारे के सारे चीज़ों को कवर किया है इसमें, जो आपके क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है? बस थोड़ा-सा क्या है आपके पास जो भी बुक है, जो भी एक तरह से नोट्स वगैरह है, उसको पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ से हमें जो है लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर ठीक है? अभी जो कम समय है उसमें यही कर सकते ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को रखते हैं फिलहाल यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। विल सी यू सून टिल देन टेक केयर सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड।